नमस्ते गुरुजी। मैं एक एक्टर हूँ, मुंबई में पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ। और अभी पिछले कुछ सालों से अध्यात्म की तरफ काफ़ी झुकाव हो रहा है। और मुझे अभी मतलब रियलाइज़ हुआ कि मुझे दो डर लग रहे हैं। एक तो अननोन की तरफ जाने का, और दूसरा कि जो मेरा प्रोफेशन है उसकी तरफ मेरा झुकाव कम ना हो जाए। और लेकिन अगर मैं मतलब सच पता होने के बावजूद कि मुझे खुद के अंदर कमियां दिख रही हैं कि मैं कितना झूठ बोल रहा हूँ, और जो धोखा है उससे शर्म भी आती है, और वो कंटिन्यू नहीं कर सकता मैं। तो वो भी है कि चॉइस मतलब डर भी है, और ये भी है कि ऐसे भी नहीं रह खुद से झूठ बोल नहीं सकता, कंटिन्यू धोखा नहीं दे सकता। देखिए, आपने कहा कि अननोन की तरफ जाने का डर लग रहा है। अननोन माने तो अननोन, पता ही नहीं है वहाँ क्या है, उससे डर कैसे गए? अज्ञात है ना वो, अनजाना। डरने के लिए कुछ चाहिए ना जिससे डरते हो। जब आप कहते भी हो कि पता नहीं किससे डर लग रहा है, पर बस डर लग रहा है, तो बात इतनी सी नहीं होती है। कुछ ना कुछ छवि होती है मन में जिससे हम डर रहे होते हैं, भले ही हम खुद उस छवि के प्रति जागरूक ना हो सकता है हमें ही ना पता हो हम किस चीज़ से डर रहे हैं, पर कुछ होता ज़रूर है। क्योंकि मन का नियम है कि वो विषय के बिना, ऑब्जेक्ट के बिना काम कर ही नहीं सकता। जैसे इंसान अगर कहीं है तो सांस भी होगी, दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। न तो आप ये कह सकते हैं कि सांस तो चल रही थी पर वहाँ इंसान कोई नहीं था, मामला बड़ा भूतिया हो जाएगा। सिर्फ सांस है, इंसान नहीं है। और आप ये भी नहीं कह सकते कि इंसान है तो मन की सामग्री, मन का प्राण है विचार, छवियां, कल्पनाएं, विषय। डर के पास कुछ न कुछ तो होगा बने रहने के लिए, जिसको वो सोचता है, पकड़ता है। तो पहली बात तो कभी भी ये मत कहिए कि फियर ऑफ द अननोन है, अज्ञात का भय है। नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं। कोई भी अज्ञात से नहीं डर सकता। कुछ ज्ञात तो होगा। अब सवाल ये उठता है क्या ज्ञात है, काहे से डर रहे हैं? क्योंकि आप ईमानदारी से मुझसे कह सकते हैं कि वाकई मैं भविष्य के बारे में तो कुछ जानता ही नहीं। कोई भी नहीं जानता भविष्य के बारे में कुछ भी। तो हम कैसे कहते हैं कि कुछ ज्ञात है और उससे डर लग रहा है? वाकई हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। यही तर्क होगा ना हमारा, कि भविष्य को लेकर के वाकई हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है, लेकिन डर फिर भी लग रहा है। तो इन दोनों बातों को मिलाकर देखिए क्या सामने आया। ज्ञात नहीं है, डर तब भी लग रहा है, इसका मतलब कल्पना की जा रही है। पता कुछ नहीं है, डर फिर भी लग रहा है, माने किसी चीज से तो लग रहा है ना। फिर किससे डर लग रहा है? कल्पना से डर लग रहा है। अब वो कल्पना कहां से आ रही है? भविष्य का तो कुछ पता नहीं, तो कल्पना उठी कहां से? अतीत से। ये साथ चलिएगा। भविष्य का जो डर है वो वास्तव में अतीत से उठती एक कल्पना है जो आपने भविष्य के ऊपर बिछा दी है। ठीक है। अब क्या कल्पना है भविष्य के बारे में? अतीत से आ रही है पर है भविष्य के बारे में। वो क्या कल्पना है जो आपको डराए हुए है? मैं बताता हूं क्या कल्पना है, आप शायद सहमत होंगे। कल्पना है कि अतीत में जो सुख मिल रहा था, मजा मिल रहा था, वो भविष्य में नहीं मिलेगा। या अतीत में जिन दुखों से बचे हुए थे वो भविष्य में मिल जाएंगे। बस यही दो तरह की कल्पना होती है। समझ में आ रही बात? अब इन कल्पनाओं में ना बड़ा एक भ्रम और अहंकार छुपा हुआ है। एकदम ध्यान से चलिएगा। ये
गणित की तरह है मामला, जैसे कोई समीकरण सुलझाया जा रहा हो, एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से। हम कह रहे हैं कि मेरे पास अभी कुछ है, कहीं भविष्य में वो छिन न जाए, इसलिए मैं भविष्य से डर रहा हूं। नाम भले मैं दे रहा हूं अज्ञात का डर, पर असली जो बात है भीतर वो ये है कि मेरे पास कुछ है, कहीं वो छिन ना जाए, या अभी मैं किसी खतरे से बचा हुआ हूं, कहीं भविष्य में वो खतरा आ ना जाए। इसमें आपने एक मूल मान्यता रखी है, एजम्पशन। क्या रखा है? आप कह रहे हो एकदम ज़मीन की भाषा में कि अभी जो है मेरे पास कुछ है बढ़िया। कोई बढ़िया ही चीज़ होती है, उसी के छिनने से तो डरते हो ना? नहीं, कोई बढ़िया चीज़ होती है, उसी के छिनने से तो डरते हो। अभी मेरे पास कुछ मस्त बढ़िया चीज़ है, रसगुल्ला है इधर, कहीं छिन न जाए आगे। मैं कह रहा हूँ इसमें भ्रम भी है, और जिसे हम साधारण भाषा में अहंकार कह देंगे ना, घमंड, वो भी अहम वाला अहंकार नहीं, गौरव वाला, घमंड वाला अहंकार। कैसे? आपकी मान्यता ये है कि अभी आप बड़ी अच्छी हालत में हो, आपकी मान्यता ये है कि अभी आपको रसगुल्ला मिला हुआ है, तभी तो आपको लग रहा है ना कि आगे कहीं छिन न जाए। जो ये मानेगा कि वो वर्तमान में किसी ऊंची जगह पर है, उसे ही तो डर लगेगा ना आगे कहीं गिर ना जाए, क्योंकि भाई अभी तो हमें लग रहा है हम यहाँ बैठे हैं, कहीं आगे गिर ना जाए। अब वाकई ऊपर बैठे हो क्या? अब वाकई बहुत अच्छी हालत में हो? दिखाओ रसगुल्ला। पर भविष्य से डर के, जानते हो हम अपने आप को क्या समझा रहे होते हैं? अपने खेल देखो, ये सारे खेल हम अपने साथ खेलते हैं, बड़ा मज़ा आता है इन्हें पकड़ने में। ये सब कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये सब तो प्रयोग करके और खुद को देख के पकड़ के खुद ही जानना पड़ता है। ये सब किताबी बातें नहीं है। भविष्य से डर के हम अपने आप को समझा क्या रहे हैं? अरे भाई बताओ कि वर्तमान अच्छा है। ये तो सबको अच्छा लगता है मानना कि हम बड़े अच्छे हैं। अब आपको चूंकि मानना है हम बड़े अच्छे हैं, तो आप स्वयं को मनाने के लिए एक झूठा मूठा डर खड़ा कर रहे हो कि हाय कहीं मुझसे कुछ छिन न जाए। जैसे मैं स्वयं को ही बहला लूँ फुसला लूँ कि मेरी जेब में 5-7 करोड़ के हीरे वगैरह भरे हुए हैं, और फिर डर से लगूं थर थर कांपने। अभी रात होने वाली है, गहरी रात, समुद्र से उठ के कोई प्रेत आएगा, छीन ले जाएगा, और मैं बिल्कुल अब ऐसे दिल पे हाथ रख रखा है, पसीना पसीना। ये सब मैं क्यों कर रहा हूं? अपनी दुर्गति। इस दुर्गति के पीछे मुझे मजा मिल रहा है। मुझे क्या मजा मिल रहा है? बोलो। मुझे ये मजा मिल रहा है कि मैं मान पा रहा हूं कि मेरी जेब में 7 करोड़ के हीरे हैं। हम जो भी कुछ करते हैं ना कहीं मज़ा मारने के लिए ही करते हैं। आप अगर दुखी भी हो तो उस दुख के पीछे मज़े ही मार रहे होगे। ये सुनने में बड़ा आहत करती है बात। खासतौर पे जो लोग दुखी होते हैं उनको बता दो कि बेटा इसमें तुम ना मज़े ले रहे हो दुख के, एकदम चिढ़ जाएगा। चिढ़े तो चिढ़े, मेरा काम चिढ़ाना। समझ में आ रही बात? देखो भिखारी बैठा हो सड़क किनारे, और आपको रोके, आप पूछो क्या चाहिए, बोले फोन दो। बोले फोन काहे को दे? बोले अरे बस एक नंबर डायल करना है, और नंबर ले आपका और खट से 100 डायल करे, और उधर बोल रहा है आज ना मेरे घर डकैती पड़ने वाली है, वो भी इंटरनेशनल। फिर वो अगला नंबर डायल करे। एम्बुलेंस का क्या होता है? 101, 108, और उनको फोन करें, क्या बोल रहा है? दिल का दौरा पड़ने ही वाला है, बहुत तनाव में हूं, डकैत आ रहे हैं मेरी ओर। ये सब वो क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? ये सब करते हुए उसकी एक धारणा बिल्कुल
सही साबित हुई जा रही है ना उसकी नजरों में, क्या कि उसके पास कुछ है लुटने लायक, कि वो भिखारी नहीं है। अब उससे भी नीचे जाओ तो पता चलेगा वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे गहराई से एहसास है कि वो भिखारी है, तभी तो उसे अपने आप को साबित करने पड़ रहा है कि वो भिखारी नहीं है। ये कैसे देख रहे हो गेम चल रहा है? क्योंकि वो भिखारी है इसलिए उसे अपने आप को साबित करना पड़ रहा है कि वो भिखारी नहीं है। भिखारी नहीं है ये साबित करने के लिए उसे झूठ बोलना पड़ रहा है कि उसके पास पैसे हैं, माने वो भिखारी नहीं है। पैसे हैं ये साबित करने के लिए उसे ये कल्पना करनी पड़ रही है कि इंटरनेशनल लूट होने वाली है। अंदर अंदर ऐसे खेलती है माया। हमारे पास है ऐसा क्या जो भविष्य छीन लेगा? बताइए तो सही। वाकई कुछ है? किसको धोखा दे रहे हो? लुटी पिटी हालत, डरी हुई हस्ती, उजड़ी हुई बस्ती, और दावा ये कि लूट पड़ने जा रही है, बचाओ बचाओ। किसकी उत्सुकता होगी हमें लूटने में? हमसे कुछ छिनेगा भी तो वही जो हमारी परेशानी है, क्योंकि हमारे पास ले दे करके क्या है? परेशानियां हैं। तो अगर कुछ अज्ञात है भविष्य में तो अच्छी बात है ना, आपके लिए बेहतर ही होगा वर्तमान से। अभी कौन सी बादशाहत चल रही है भाई? लेकिन नहीं, अहंकार तो यही मानना चाहता है ना कि हम अभी बादशाह हैं, हम हैं। इसीलिए अध्यात्म शुरू वहां होता है जहां आप अपनी हकीकत को अभिस्वीकृत देना शुरू कर देते हैं। एक्नॉलेजमेंट, ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। जो आपकी स्थिति चल रही है आपको उसे एक्सेप्ट नहीं करना है, एक्नॉलेज करना है। और अध्यात्म में भी बड़ी गड़बड़ हुई है इसी भ्रम से कि लोग कहना शुरू कर देते हैं कि जस्ट एक्सेप्ट। नहीं, एक्सेप्ट नहीं करना है। एक्सेप्ट तो नहीं करना है लेकिन एक्नॉलेज जरूर करना है। एक्नॉलेज का क्या मतलब होता है? एक्नॉलेज का क्या मतलब होता है? ये स्वीकार कर लेना कि ऐसा है, ऐसा है, स्वीकार कर लिया, पर यह नहीं स्वीकार कर लिया है कि ऐसा ही रहा है। एक्नॉलेज्ड बट नॉट एक्सेप्टेड। समझ में आ रही? तो वो एक्नॉलेजमेंट बहुत जरूरी है कि अभी मेरी जैसी हालत और हस्ती है उसमें कुछ ऐसा है नहीं कि भविष्य में छिन जाए, और छिनता हो तो छिने। हमारे पास जो चीजें हैं भी वो दो कौड़ी की हैं। लेकिन ये कहने के लिए, अब बात फिर गोल घूमेगी, ये कहने के लिए, इतनी ईमानदारी से कहने के लिए आपके पास सबसे पहले वो होना चाहिए जो छिन नहीं सकता। वो होगा तो फिर आप बिल्कुल बिंदास बोलेंगे जो छिनता है सो छिने, क्योंकि असली चीज तो छीन ही नहीं सकती। पर असली चीज हमारे पास होती नहीं। होते क्या है? यही किस्से, कहानियां, परेशानियां, वो दो कौड़ी के हैं। अब वो छिन भी सकते हैं क्योंकि सब नकली हैं। समझ में आ रही है बात? कुछ ऐसी चीज अपने पास रखते क्यों हो जिसे भविष्य छीन सकता है और जिसकी सुरक्षा के लिए तुम्हें चिंतित होना पड़े? कुछ असली मसाला पकड़ो ना। असली मसाला पकड़ने में तकलीफ यह है कि मसाला अगर असली होगा तो तुम उसे नहीं पकड़ोगे, वो तुम्हें पकड़ेगा। और हम पकड़े जाना चाहते नहीं। हम आजाद लोग हैं भाई, माई लाइफ माई रूल्स। हम नहीं बर्दाश्त करते कोई हमें पकड़े। जो असली वाला मसाला होता है, जिसकी बात ये सब ऋषि लोग बार बार करते रहे, बिंदास तो यही थे असली। उससे हमें लगता है डर। और असली से लगने वाले डर को बचाए रखने के लिए हम 100 तरह के नकली डर झेलने को तैयार हो जाते हैं। इसीलिए बार बार बोला करता हूं, जीवन में एक डर रखो, बाकी सारे डर छूमंतर हो जाएंगे।
असली वाले थे तो हमें डर लगता नहीं, वहां हम बिल्कुल बेशरम हो जाते हैं। नहीं तो किसी की नहीं सुनेंगे, कहीं नहीं झुकते, हमसे बड़ा कौन है, मेरी जिंदगी है देख लूंगा, बाप को मत सिखा। तुम बाप हो बाप होने के लिए हस्ती में कुछ चीजों का होना जरूरी है, वो है तुम्हारे पास। कमजोर के लिए एक शब्द ये भी होता है, निर्वीर्य। तुम बाप कहां से हो जाओगे, लेकिन नहीं। और फिर कीमत हम पूरी अदा करते हैं। कीमत क्या है? यही, डर रहे हैं, कुढ़ रहे हैं, कांप रहे हैं, किसी भी चीज को लेकर के आश्वस्ति नहीं है। बेखटके सोना तो छोड़ दो, एक सांस नहीं ले सकते। कुछ खट से होता है और हड़बड़ा के नींद खुल जाती है, बात बात पे चौंक उठते हैं। क्यों? क्योंकि 100 तरह के डर हैं। क्यों? क्योंकि जो असली है ना उससे प्यार है ना डर है। जो असली है ना, उससे अगर इन दोनों में से कोई भी रिश्ता रख लो तो जिंदगी बन जाती है। या तो उसके इश्क में ही पड़ जाओ, या उसकी गरिमा, उसकी महत्ता, उसके वजूद के आगे बिल्कुल लेट जाओ, दंडवत हो जाओ, डर से जाओ, काम हो जाता है। इसीलिए फिर 2 शब्द संस्कृति में चलते हैं, गॉड फियरिंग एंड गॉड लविंग। इन दोनों में निश्चित रूप से ज्यादा अच्छा गॉड लविंग ही है, लेकिन गॉड फियरिंग होने के भी अपने फायदे हैं। हमारे पास न प्रेम है न अनुशासन, न हम गॉड फियरिंग हैं, और गॉड लविंग होने की तो बात ही नहीं। लव तो हमारे जीवन में है कहां। तो ये हुई भविष्य से डरने वाली बात। दूसरी बात आपने कही, कुछ कही, मैं भूल गया, क्या कही? कि जो मेरा प्रोफेशन है उससे झुकाव कम हो जाएगा। हाँ, तो कोई ब्याह थोड़ी ही कर लिया है किसी भी काम से, तो ब्याह भी टूट जाते हैं तो काम है। तो फिर ये डर लगता है कि कहीं मतलब कि जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं होता। जिंदगी एक केंद्र में आप बैठे हैं, आप जिसकी एक ही जिंदगी है, इसीलिए जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं। कोई काम पकड़ लिया, वो जिंदगी से ज्यादा बड़ा हो गया। किसी जगह रहने लग गए, कोई रिश्ता बना लिया, वो सब जिंदगी से बड़ा क्या है? सब कुछ आपके लिए है ना। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी खातिर कर रहे हैं ना, फॉर योर सेक। या जो चीज आपके लिए थी आप उसके गुलाम हो जाएंगे। वो चीज आपके लिए थी, आप उस चीज के लिए थे। कोई भी काम आपने इसलिए पकड़ा था ना कि वो काम आपको शांति देता है, बेहतरी देता है। उस काम ने आपको बेहतरी देनी बंद कर दी है, काहे को चिपके हुए हो? देख लो बाबा, कुछ और बहुत बड़ी दुनिया है। पर वही बात, मेरे पास कुछ है, कहीं भविष्य छीन न ले। मेरे पुराने काम में ना मुझे बहुत सारे रसगुल्ले मिले थे, अगले काम में नहीं मिले तो खेल तो सारा यहीं अटक जाता है ना। पहली बात तो तुम्हें कुछ मिला नहीं था, और थोड़ा बहुत जो तुम्हें मिल भी गया था तो उस थोड़े बहुत से क्यों संतुष्ट हो जाते हो? ये उमंग क्यों नहीं है? ये चाव, ये चाहत क्यों नहीं है कि और भी तो कुछ मिल सकता है? नहीं नहीं नहीं, जो थोड़ा सा मिल गया उतना ही काफी है। कहीं और मांगने के चक्कर में जो मिला था वो भी छिन न जाए। बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन बुश।
वो जो हाथ में वो बर्ड नहीं है, कीड़ा को चिड़ा समझ लिया। और फिर हम कैसी भी हमारी दुर्दशा हो उसको स्वीकार करे रहते हैं, बस इसी तर्क पर कि अभी हालत बुरी है, इससे आगे बढ़े तो कहीं और बुरी ना हो जाए। अभी तो बुरी है निस्संदेह, लेकिन कुछ और किया तो कहीं इससे भी बुरी ना हो जाए। ये तर्क है। इस तर्क का क्या जवाब दे कोई? एक जज्बा होना चाहिए कि जिंदगी या तो आलीशान हो, नहीं तो नहीं हो। तुम ऐसे ही हल्का फुल्का ठिठुर ठिठुर के, कभी सुलग सुलग के जी के पा क्या लोगे? तुम दे रहे हो अपनी नजरों में बड़ी कोई कुर्बानी या बड़ा धीरज रख रहे हो। किस दिन के लिए धीरज रख रहे हो ये बता दो, और क्या पाने के लिए कुर्बानी दे रहे हो ये बता दो। इंसान धीरज रखता है, मुश्किलें बर्दाश्त करता है, कोई वजह होती है ना। तुम जो मुश्किलें झेल रहे हो उससे तुम्हें हासिल क्या हो जाना है? बस यही कि जो मुश्किलें चल रही हैं वो चलती रहेंगी, और जो तुम झेल रहे हो झेलते रहोगे। जिस क्षेत्र से आप आ रहे हैं उस क्षेत्र से सन 2020 में कई कलाकारों ने आत्महत्या करी। सभी युवा ही थे तकरीबन, सभी के पास ठीक ठाक रुपया पैसा था। आम आदमी की तुलना में थोड़ा ज्यादा ही रहा होगा, कम तो नहीं। फिल्म इंडस्ट्री अगर बहुत परेशान कर रही थी बाबा तो अरे छोड़ देते ना, कुछ और कर लेते। हीरा जन्म था, काहे को गंवा दिया? लेकिन वही बात कि अभी जो है वो तो बुरा है, आगे कहीं और बुरा ना हो जाए। हम बात करते हैं कोविड की, हम बात करते हैं और बीमारियों की, हम सड़क दुर्घटनाओं की बात करते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं, ये सब जानलेवा हैं। आज जा करके तुलना करिएगा कि आत्महत्या से कितनी जाने जाती हैं इन सब चीज़ों की अपेक्षा। चाहे वो कैंसर हो, चाहे कोविड हो, चाहे कार्डियक डिजीज़ हो, चाहे टेररिज्म हो, इनकी अपेक्षा आत्महत्या से कितनी जाने जाती हैं। और ले दे करके तर्क यही है कि जो चल रहा है यही तो है, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और जो चल रहा है अगर बहुत बुरा हो गया है तो हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन कुछ और करने को हम राजी नहीं हैं, एक नई जिंदगी शुरू करने को राजी नहीं है। जो चल रही है जिंदगी, अगर उसमें बहुत दुख हो गया, बड़ी तकलीफ हो गई, तो जान दे देंगे। ये नए से इतनी घबराहट क्यों? इतनी घबराहट नए से कि जान देने को तैयार हो पर नया जीवन शुरू करने को नहीं।
और आत्महत्या तो पता चल जाती है, सनसनीखेज होती है। उन मौतों का क्या जिनमें शरीर चलता रहता है और प्राण मर चुके होते हैं। ऐसे मुर्दे देखे हैं कि नहीं? जिंदों की बस्ती में ज्यादातर ऐसे ही लोग होते हैं, मुर्दा, शरीर बस चल रहा है, भीतर कुछ बचा नहीं है जिसको प्राण कह सको। शरीर हट्टा कट्टा भी हो सकता है। ले दे के कारण यही, झेले जाओ झेले जाओ झेले जाओ। ये है, ये जीवन का गोला है, वृत्त। ये इस पे कितनी भी तकलीफ हो रही है, झेले जाओ। क्यों? इधर झांकते हैं, लगता है गिरेंगे, चोट लग जाएगी, इधर चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी। तुम्हें कैसे पता चोटी लग जाएगी? तुम्हें कैसे पता कि तुम उड़ने नहीं लगोगे? तुम्हें कैसे पता कि चोट लग जाएगी? तो उसकी तकलीफ इस पर बने रहने की तकलीफ से ज्यादा ही होगी। तुम्हें कैसे पता कि तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम उस चोट को झेल लोगे और खड़े हो जाओगे? चोट लग भी गई तो झेल लो ना, यहां से तो मुक्ति मिली, पर नहीं, रहेंगे इसी पे। और फिर दावा क्या करेंगे? साहब यही तो पूरी दुनिया है, संसार, इसके बाहर कुछ होता ही नहीं। तो इस संसार में अगर हमें दुख मिल रहा है तो हम आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि साबित हो गया है कि हमें और तो कुछ मिल ही नहीं सकता। संसार कुल इतना ही सा तो है, संसार कुल इतना सा है। और ये जो बाहर अनंत संभावनाएं हैं, वो उनका कोई महत्व नहीं, उनको नहीं आजमाया जा सकता। बस यही है, इस पर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कूद फांद करते रहो। यहाँ पिटाई पड़े तो वहाँ उचक के बैठ जाओ, वहाँ मारे गए तो इधर आ गए। बीच बीच में सुख भी मिल जाता है। 3-4 बार जब लतिया दिए गए तो किसी ने आके मलहम मल दिया, ठीक है, देखा, हमारी खोज सफल है, सुख मिलने ही वाला है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि जीवन कितना कुछ दे सकता है हमें, और हमने उसे कितने सस्ते में निपटा दिया है। आप एक संभावना की तरह पैदा हुए थे, और उस संभावना का कोई अंत नहीं होता, असीम। कल हम आनंद की बात कर रहे थे। ऐसे भी कह सकते हो कि संभावना ये थी कि मान लो 70 साल जियोगे तो 70 साल में लूट सकते हो जितना लूट लो, और कभी भी तुम्हें रोका टोका नहीं जाएगा। कोई आके नहीं कहेगा कि बस इतने की अनुमति थी। ये तो आपकी भूख पर है, आपके भीतर जीवन कितना, उत्कंठा कितनी है, जिजीविषा कितनी है, इस पर है कि आप कितना लूट लेते हो। और हम 70 के हो जाते हैं और हाथ क्या आया होता है? जो रुमाल, जीवन से ये हासिल किया है। बोलो काहे को? जीवन से जो मिला भी है वो इसलिए मिला है ताकि आंसू पोंछ सको। बड़ी कमाई करी है। विचार करिए फिर से। कहीं कोई नियम है जो कहता है कि जीवन से बस इतना ही मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं? बोलिए, है कोई नियम? तो आपको इतना कम क्यों मिल रहा है फिर? सबको ही, मुझको भी, सब शामिल है। कुछ हमारी करनी करतूत होगी। छोटे छोटे मामलों में तो हम बड़े महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, और कुल मिला के जीवन ही हमको क्या दे रहा है इसकी हम गिनती ही नहीं करते।
हमने जो अपना मानसिक दायरा बना रखा है ना, ये इसको चुनौती देना बहुत ज़रूरी है। हम चुनौतियां देते भी हैं तो सब इसके भीतर भीतर देते हैं कि मैं यहाँ से कूद के यहाँ पहुँच जाऊँगा, इसको मैंने बड़ी चुनौती मान लिया जीवन की, यहाँ से यहाँ आ गया। ये चुनौती हम अपने आप को कभी देते ही नहीं कि जो सुपर स्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है, ये क्या है? एक सुपर स्ट्रक्चर है, उसको भी तो चुनौती दी जा सकती है ना, या उसको नहीं दी जा सकती? हमारे लिए बदलाव का मतलब ये होता है कि उस कमरे से निकल करके इस कमरे में आ गए। पर ये जो दीवारें ही हैं, इनसे भी बाहर जाया जा सकता है, बहुत बड़ा संसार है। ये हम कभी कहते ही नहीं, ख्याल में ही नहीं आता क्या कहेंगे। तो जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं तो यहाँ से वहाँ पहुँच गए, वहाँ से यहाँ पहुँच गए, सब कुछ कहाँ हो रहा है? सीमाओं के भीतर। गतिविधियाँ खूब हैं, मूवमेंट ही मूवमेंट है। चीज़ें ठीक नहीं रखनी, बदल दो। क्या बदला? दीवार का रंग। साल में 2 बार घर की पुताई कराई है। क्यों? आई नीडेड अ चेंज। भाई, जो चीज़ बदलने वाली थी वो बदलने का तुमको ख्याल ही नहीं रही है। तुम बदल क्या रहे हो? दीवार का रंग या कपड़े या कुछ और। नौकरी बदल ली। दिस इज नॉट अस। ये बड़ी भूल करी है हमने। हम छोटी मोटी अपनी भूलें याद रखते हैं, उन पर पछता भी लेते हैं। जो मौलिक फंडामेंटल भूल है उसका हम कोई ख्याल नहीं कर रहे। सबसे बड़ी भूल है इसको जीवन मान लेना। ये बड़ी से बड़ी भूल है। इसको जीवन मान लिया है और इसके भीतर जो है उसको मैं का नाम दे लिया है। मैं यही तो हूं जिसका ये संसार है, इतना सा। आपके संसार की कुल हकीकत यह है कि अभी थोड़ी सी सर पे चोट लग जाए, बस स्मृति चली जाए, तो आप व्यक्ति दूसरे हो जाएंगे। कुछ भी याद रहेगा? तो माने ये जो संसार है वो बस स्मृति का संसार है, अतीत का संसार है। अभी आपको इसको देख के ऐसा लगता है कि मुझे बस यही तो होना है, यही तो मेरा सब कुछ है। और स्मृति अगर थोड़ी सी चली जाए तो फिर तो आप पाएंगे कि जैसे वरदान मिल गया, फिर पूरी दुनिया उपलब्ध हो गई। अब कहीं के भी हो सकते हैं, अब कितनी ही नई शुरुआतें हो सकती हैं। क्यों वैसे ही चलना है जैसे चलते हैं? क्यों वैसे ही पहनना है जैसे पहनते हैं? क्यों वैसे ही खाना पीना है जैसे खाते पीते हैं? क्यों वही काम करना है? क्यों वही भाषा बोलनी है? क्यों वही आदतें पकड़े रहनी है? क्यों वही सवाल? क्यों वही किताबें? क्यों वही धारणाएं? आदत सबको लगती है। जब लगे तो उसको जोर ला के खुद ही तोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो नुकसान बता के नहीं करेगी, वो चोरी छुपे नुकसान कर रही होती है। एक नुकसान आपका ऐसा होता है कि आपकी जेब में कुछ था, वो कोई ले गया, ये नुकसान पता चल जाता है। एक नुकसान ये होता है कि आपकी जेब में कुछ आ रहा था, वो आने ही नहीं पाया, ये पता नहीं लगता, क्योंकि जो आ रहा था आपको पता ही नहीं था कि क्या था। वो आ रहा था, रास्ते में उसको किसी ने रोक दिया। आदत दूसरी तरह का नुकसान देती है। जो कुछ आपको मिल सकता था, संभावित था कि मिल जाता, वो आपको मिलने नहीं देती। और खतरनाक बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपको नुकसान हो गया है, क्योंकि मिला तो था नहीं। मिला होता फिर छिनता तो नुकसान पता चल जाता, मिलने ही नहीं पाया। अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ है। ये वो सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनका कोई हिसाब नहीं होता, वो प्रत्यक्ष नहीं होते।